तो चलिए इसमें हम लोग ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं। चलिए तो सबसे फास्ट करें तो अंगूर की खेती के बारे में जब भी पूछे तो उसको हम लोग बीटी कल्चर में बात करेंगे। मधुमक्खी पालन की बात करेंगे तो एपी कल्चर में बात करेंगे। रेशम की जब भी पूछे रेशम का पालन किसका है तो हम लोग सेरी कल्चर में करते हैं। मछली की जब भी बात करें तो पीसी कल्चर के द्वारा अध्ययन किया जाता है। सब्जी के बारे में जब भी पूछे तो हम लोग ओलरी कल्चर में करते हैं। फलों की खेती के बारे में पूछे तो हम लोग पोमोलॉजी में करते हैं। और फूलों की खेती के बारे में पूछे तो हम लोग फ्लोरी कल्चर के द्वारा करते हैं। ठीक है, उसके बाद हॉर्टिकल्चर की बात करें, या फल और सब्जियों दोनों के द्वारा हम लोग अध्ययन करते हैं, वह है हॉर्टिकल्चर, याद रख सकते हैं। फिनोलॉजी की बात करें, फिनोलॉजी में क्या होता है, इसमें पौधे और पशुओं में जैविक घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, जैसे कि फूल उगाना, पत्तियों का निकलना, सुसुप्त अवस्था, प्रजनन या प्रवासन, इस सब के बारे में हम लोग बात करते हैं फिनोलॉजी के द्वारा। ठीक है, लाइकोलॉजी की बात करेंगे। लाइकोलॉजी में हम लोग लाइकन का अध्ययन किया जाता है, हाँ, और फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। लाइकोलॉजी में लाइकन का और फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एनाटॉमी में क्या किया जाता है, एनाटॉमी में शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है, आप इसे याद रख सकते हैं। एक क्वेश्चन और भी क्वेश्चन है कि एनाटॉमी में क्या किया जाता है, हाँ, तो एनाटॉमी के द्वारा शरीर के आंतरिक भागों का आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। और पेलियोबोटनी में पुराने पेड़ों के अवशेषों के बारे में अध्ययन किया जाता है। हाँ, उसके बाद साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद एंथिकोलॉजी में हम लोग पौधों में परागकण का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आगे बात करें वनस्पति विज्ञान। हाँ, वनस्पति विज्ञान में क्या करेंगे हम लोग, वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पौधों के विभिन्न पहलुओं के बारे में हम लोग वैज्ञानिक अध्ययन के बारे में हम लोग बात करते हैं, पौधों के बारे में। ठीक है, और जीव विज्ञान में हम लोग जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, बायोलॉजी की बात करें, हाँ, बायोलॉजी हो गया, तो बायोलॉजी को हम लोग दो तरह से बांटते हैं, एक है प्राणी विज्ञान, हाँ, या दूसरा है वनस्पति विज्ञान। ठीक है, प्राणी विज्ञान में जंतु का अध्ययन करता है और वनस्पति विज्ञान में पौधों का अध्ययन किया जाता है, याद रख सकते हैं। आगे लिखा है इटमोलॉजी। हाँ, इटमोलॉजी में हम लोग खासकर कीटों का अध्ययन किया जाता है। हाँ, कीटों का मनुष्यों या पर्यावरण और अन्य जीवों के साथ किस तरह से प्रभाव होता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं इटमोलॉजी के द्वारा। ठीक है, माइकोलॉजी की बात करें हम लोग कवक का अध्ययन करते हैं। फाइकोलॉजी की बात करें इसमें हम लोग शैवाल का अध्ययन करते हैं। इक्थोकोलॉजी की बात करें इसमें पशु व्यवहार के बारे में अध्ययन करते हैं। और ऑर्निथोलॉजी की बात करें तो इसमें हम लोग पक्षियों के बारे में अध्ययन करते हैं, अब इसे देख सकते हैं। आगे बात करें, देखिए अब एक है हर्पिटोलॉजी। हाँ, हर्पिटोलॉजी, हाँ, तो हर्पिटोलॉजी में हम लोग सरीसृपों तथा अविचरों का अध्ययन किया जाता है। एटमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। एक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। ओलोरिकल्चर में बागवानी क्या लिखा, बागवानी की शाखा जो सब्जियों के उत्पादन या भंडारण के बारे हम लोग अध्ययन करते हैं, ओलोरिकल्चर के बारे। ठीक है, साइटोलॉजी में हम लोग कोशिका का अध्ययन करते हैं। एंजियोलॉजी की बात करें तो हाँ, इसमें हम लोग रक्त वाहिका प्रणाली के बारे में अध्ययन करते हैं। हाँ, उसके बाद ट्राइकोलॉजी की बात करेंगे, इसमें हम लोग बालों का अध्ययन करते हैं। हेमेटोलॉजी की बात करें इसमें रक्त का अध्ययन करते हैं। फ्रेनोलॉजी की बात करें इसमें मानव भावनाओं सहित मस्तिष्क के मानसिक में क्या घटनाएं हो रहा है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, फ्रेनोलॉजी के बारे। ठीक है, उसके बाद एपिडर्मियोलॉजी की बात करेंगे, इसमें निर्देशित आबादी में हाँ स्वास्थ्य से संबंधित स्थितियों या घटनाओं के बारे में विवरण को हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, मानव आबादी में स्वास्थ्य परिणामों और बीमारियों को नियंत्रित करने का अध्ययन को हम लोग बोलते हैं एपिडर्मियोलॉजी। हाँ, याद रख सकते हैं। इसमें स्वास्थ्य समस्याओं के नियंत्रण के लिए खासकर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, एपिडर्मियोलॉजी। हाँ, याद रख सकते हैं। देखिए एक है हेमेटोलॉजी। हाँ, हेमेटोलॉजी में हम लोग रक्त प्लस रक्त विकारों से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं। ठीक है, आगे एक है बात करें तो ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी में प्रकृति और अस्तित्व के संबंध का अध्ययन करते हैं। दूसरा है सेरोलॉजी। तो सेरोलॉजी में हम लोग छिपकलियों का अध्ययन करते हैं। मायोलॉजी में कवक का अध्ययन करते हैं। हाँ, कवक के अंतर्गत जैसे कवक क्या होता है, कवक एक पर्णहरित मतलब पर्णहरित नहीं, पर्णरहित होता है, पर वो खाना नहीं बना पाता है, पर्णरहित होता है। कवक में जड़ तना पत्ती नहीं होता है, ये सब नहीं होता कवक में। ठीक है, यह एक परजीवी अथवा मृत हाँ परजीवी या मृत जीव या बात करें या बीजाणु के द्वारा जनन करते हैं। बात करें यह परजीवी अथवा मृत, ये दोनों हो सकते हैं, बात करें। और ये बीजाणु के द्वारा जनन करते हैं, ये बीजाणु के द्वारा जनन करते हैं। और बल्कि कुछ कवक जो होते हैं वह सहजीवी भी होते हैं, याद रख सकते हैं। आगे है हर्पिटोलॉजी। हाँ, हर्पिटोलॉजी का क्या इसमें क्या हेप्टोलॉजी, सॉरी हेप्टोलॉजी। हेप्टोलॉजी हम लोग यकृत का अध्ययन करते हैं, और इसमें यकृत से रिलेटेड जैसे कि लीवर हो गया, पित्ताशय हो गया, गल ब्लैडर हो गया, हाँ, या पीत के जितने भी पीत हाँ या अग्न्याशय होगा, इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, एक है चेरोपोडी। हाँ, चेरोपोडी में हम लोग पैरों के बारे में अध्ययन करते हैं। दूसरा है ऑर्निथोलॉजी। हाँ, बल्कि एक ओरिनोलॉजी, ओरिनोलॉजी में हम लोग स्वप्नों का अध्ययन करते हैं। और दूसरा है जेरेंटोलॉजी, इसमें हम लोग वृद्धों का अध्ययन करते हैं, या इसे जरा विज्ञान कहते हैं। जरा विज्ञान में हम लोग वृद्धों का अध्ययन करते हैं, वृद्धि हाँ बूढ़ा वाला, ये देख सकते हैं। आगे बात करेंगे
साइटोलॉजी, हाँ, तो साइटोलॉजी हम लोग कोशिका का अध्ययन करते हैं। कोशिका क्या है? ये जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। एथोलॉजी की बात करेंगे, इसमें पशु के व्यवहार के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। और एटमोलॉजी की बात करेंगे, कीट पतंगों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। इकोलॉजी की बात करेंगे, इकोलॉजी में वनस्पतियों तथा प्राणियों के पर्यावरण संबंधी अध्ययन करते हैं। और यूथेनिक्स की बात करेंगे, इसमें जीवन स्थिति में सुधार कर मानवीय कल्याणों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। उसके बाद पेलियोंटोलॉजी की बात करेंगे, इसमें हम लोग जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। हाँ, जीवाश्म के आधार पर पृथ्वी पर जीवन किस तरह से सर्वाइव किया, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। हाँ, एथोलॉजी की बात करेंगे, हाँ, एथोलॉजी की बात करेंगे, ऐसे मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। पेडोलॉजी की बात करेंगे, इसमें मृदा या मृदा के प्रकार का अध्ययन करते हैं। बायोनॉमी की बात करेंगे, इसमें जीवन के नियमों के बारे में अध्ययन करते हैं। और एंथोलॉजी की बात करेंगे, इसमें हम लोग फूलों का अध्ययन करते हैं। एंथोलॉजी में हम लोग फूलों का अध्ययन करते हैं, याद रख सकते हैं। देखिए, ऑन्कोलॉजी की बात करेंगे, इसमें हम लोग कैंसर तथा या उसके ट्यूमर का बारे में अध्ययन करते हैं। ऑस्ट्रियोलॉजी की बात करें, इसमें अस्थियों का अध्ययन करते हैं। एटमोलॉजी की बात करेंगे, इसमें हम लोग कीटों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और बायोनिक्स की बात करेंगे, इसमें जैविक जगत के गुणों तथा सिद्धांतों का प्रयोग कर आधुनिक यंत्रों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जेरोंटोलॉजी की बात करेंगे, इसमें मनुष्य में वृद्धा अवस्था के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं कि किस तरह से मनुष्य वृद्ध होता है, हाँ, तो उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है। मछली के बारे में बात करें तो मछली के बारे हम लोग एक्थियोलॉजी पर अध्ययन करते हैं, ठीक है। एक्थियोलॉजी किसका अध्ययन है? वो मछली से रिलेटेड है। पेडोलॉजी में हम लोग मृदा का अध्ययन करते हैं। उसके बाद ऑफियोलॉजी में सांपों का अध्ययन करते हैं। डेंड्रोलॉजी में हम लोग काष्ठीय पौधों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद हाइड्रोलॉजी में हम लोग पानी का अध्ययन करते हैं। और एरोलॉजी में हम लोग हवा का अध्ययन करते हैं, हवा का अध्ययन, ठीक है। उसके बाद डेंड्रोलॉजी की बात करें, उसमें काष्ठीय पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी की बात करेंगे, इसमें हम लोग फलदार फसलों या हाँ, फलदार फसलों के बारे में बात कर रहे हैं। उसके जनक कौन है? उसके जनक है चार्ल्स डार्विन, हाँ, चार्ल्स डार्विन, हाँ, याद रख सकते हैं, चार्ल्स डार्विन है, हाँ, पोमोलॉजी के जनक, हाँ, याद रख सकते हैं। आगे दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद करेंगे ओरेली कल्चर, हाँ, ओरेली कल्चर में हम लोग सब्जियों तथा उसे सब्जियों की खेती तथा जड़ी बूटी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है। एक है फाइटोमार्कोलॉजी की बात करें, इसमें मतलब पौधों का भौतिक स्वरूप और बाह्य संरचना में अध्ययन करते हैं। उसके बाद या इसी को बोलेंगे प्लांट, हाँ, मॉर्फोलॉजी के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। एनाटॉमी की बात करेंगे, इसमें पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं, ठीक है। साइटोलॉजी की बात करेंगे, हाँ, साइटोलॉजी में पादप एवं जंतु के कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। टैक्सोनॉमी की बात करेंगे, इसमें जीवों का वैज्ञानिक ढंग का प्रयोग करते हैं। आगे बात करेंगे सर्पेटोलॉजी में हम लोग सांपों का अध्ययन करते हैं। फिजियोलॉजी में शरीर के विभिन्न भागों एवं उनके कार्यों तथा विभिन्न विधियों का अध्ययन करते हैं। वायरोलॉजी में हम लोग विषाणु का अध्ययन करते हैं। माइकोलॉजी में हम लोग कवक का अध्ययन करते हैं। और हाँ, पैलियोंटोलॉजी की बात करें तो इसमें हम लोग जीवाश्म का अध्ययन करते हैं, हाँ, उसमें खासकर डायनासोर का अध्ययन करते हैं। और उसी तरह से पैलियोंटोलॉजी की बात करेंगे, इसमें जीवित प्लस जीवाश्म का अध्ययन हम लोग करते हैं, इसे याद रख सकते हैं। डेंड्रोलॉजी की बात करेंगे तो डेंड्रोलॉजी में हम लोग काष्ठीय पौधों का अध्ययन करते हैं। और एथनोबॉटनी की बात करेंगे, इसमें खासकर पौधों के, हाँ, आदिवासियों के द्वारा पौधों के किस तरह से उपयोग किया जाता है, इसके बारे में हम लोग बात कर देंगे, हाँ। और एक क्षेत्र के पौधों का अध्ययन के बारे में हम लोग किया जाता है एथनोबॉटनी, हाँ। आगे बात करेंगे, हाँ, पेलियोबॉटनी की बात करेंगे तो भूगीय संदर्भ में प्राप्त पौधों की पुनः प्राप्ति की पहचान के बारे में अध्ययन करते हैं, हाँ। हर्पेटोलॉजी की बात करेंगे, इसमें उभयचर और सरीसृपों का अध्ययन करते हैं। एक तो, हाँ, इथोलॉजी की बात करेंगे, इसमें जंतुओं के व्यवहार के बारे में अध्ययन करते हैं, हाँ। उसके मेमोलॉजी की बात करेंगे, मेमोलॉजी की बात करेंगे, इसमें स्तनधारियों का अध्ययन करते हैं। और मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे, इसमें पादप प्लस जंतुओं के आकारों का अध्ययन करते हैं। हिस्टोलॉजी की बात करेंगे, इसमें ऊतकों का अध्ययन करते हैं। या बात करें ऊतक का शब्द का सबसे पहले प्रथम प्रयोग किसने किया था? जेवियर विजेंती ने किया था, इसे याद रख सकते हैं। एटमोलॉजी की बात करेंगे, इसमें कीड़ों का अध्ययन किया जाता है, कीड़ों या खासकर कीट पतंगों के बारे में अध्ययन करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी की बात करेंगे, इसमें मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। और ऑर्निथोलॉजी की बात करें, इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। एक है जियोलॉजी, इसमें बात करते हैं भूगर्भीय संरचना का अध्ययन किया जाता है, अब इसे याद रख सकते हैं। आगे बात करेंगे डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी क्या हुआ, ये क्या बात करेंगे, मानव आबादी के अध्ययन के बारे में हम लोग उसका अध्ययन करते हैं, हाँ। उसके बाद बायोलॉजी की बात करेंगे, इसमें क्या क्या ब्रायोलॉजी इसमें हम लोग बात करेंगे आर्द्र एवं नम वातावरण में उत्पन्न होने वाले काइमोसिस के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। या प्राचीन पौधे के अध्ययन के बारे में हम लोग बात करते हैं, ब्रायोलॉजी। या ब्रायोफाइटा के अध्ययन के बारे में हम लोग करते हैं, ब्रायोलॉजी, ठीक है। डेंड्रोलॉजी की बात करेंगे, इसमें हम लोग काष्ठीय पौधों का अध्ययन करते हैं। और पेलेनोलॉजी की बात करेंगे, इसमें पराग कणों का अध्ययन करते हैं। एंथोबायोलॉजी की बात करेंगे, एंथोलॉजी की बात करेंगे, इसमें मनुष्य और जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। और साइको, हाँ, बात करना साइनोलॉजी में हम लोग कुत्तों का अध्ययन करते हैं। और कॉर्पोलॉजी की बात करेंगे, इसमें से उसमें फलों और बीजों के बारे में अध्ययन करते हैं। और बात करें आगे तो क्या
क्रीमेंटेक्सी, हाँ बात करेंगे क्रीमेंटेक्सिस, हाँ उसमें धन संपत्ति के प्रबंधन के बारे में अध्ययन करते हैं। हाँ क्रियोलॉजी की बात करें इसमें मानव खोपड़ी के बारे में अध्ययन करते हैं। और पेडोलॉजी की बात करेंगे इसमें हम लोग मिट्टी के बारे में अध्ययन करते हैं, याद रख सकते हैं। ये जितनी भी अध्ययन था उसके बारे में हम लोग कवर कर लिए थे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे हाँ कोशिका सिद्धांत या संरचना के बारे में हम लोग बात करेंगे। खासकर पहले बात करेंगे जंतु कोशिका के बारे में, ठीक है। उसमें से एक शब्द है सेफ्रेनिन, हाँ सेफ्रेनिन क्या है? सेफ्रेनिन एक जैविक रंजक है। जैविक रंजक इसका काम क्या है? बल्कि उत्तक कोशिका और कोशिका विभाजन की क्षेत्र में सभी कोशिका, हाँ कोशिका केंद्रों को लाल रंग देने में इस्तेमाल करता है। बात करके जितनी भी जो केंद्रक में जितनी भी जो कोशिका है उसको लाल रंग देने में कौन मदद करता है? वो करता है सेफ्रेनिन जैविक रंजक। हाँ आप इसे याद रख सकते हैं। एक क्वेश्चन था श्वेत रक्त कोशिका, चलिए इसके बारे में श्वेत रक्त कोशिका क्या है। तो बात करें ये एक अमेबिया आकार की है, ठीक है। ये जो ये कैसा होता है? यह WBC, देख सके श्वेत रक्त कोशिका क्या हुआ? ये अमेबिया आकार की है। हाँ श्वेत रक्त कोशिका को हम WBC बोलते हैं। यह एक कोशिकीय संरचना होती है जो अपनी आकृति बदलती रहती है। मतलब WBC का जो आकार वो फिक्स नहीं होता, वो अपना आकार बदलते रहता है, ठीक है। एक कोशिकीय अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव है। यह रख सकते हैं कि जो एक कोशिकीय जीव जो अमीबा है वह एक पूर्ण विकसित जीव है, ठीक है। चलो कोशिका की खोज के बारे में जानते हैं। कोशिका की खोज किया था सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। हाँ उसने खुद माइक्रोस्कोप बनाया था और माइक्रोस्कोप का काई के टुकड़े में वो अपने देखा था, ठीक है। कोशिका को हम लोग जीवन की क्रियात्मक या संरचनात्मक इकाई के नाम से हम लोग जानते हैं। हाँ और इसका अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी, ठीक है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत आपको दिया स्लाइडन और स्वान ने दिया था। हाँ तो अभी से याद रख सकते हैं। आगे आपको दिख रहा होगा एक है प्रोटोप्लाज्म। हाँ तो बात करें प्रोटोप्लाज्म का नाम किसने दिया या खोज किसने किया? वो क्या पुरकुंज ने किया। कब किया? 1839 में किया। जैसे प्रोटोप्लाज्म क्या है? तो प्रोटोप्लाज्म क्या है? ये कोशिका की जीवित सामग्री होती है। क्या होती है? ये कोशिका की जीवित सामग्री होती है। हाँ और इसका बात करें इसका मुख्य क्या क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म किससे बनता है? इसमें न्यूक्लिक अम्ल होता है, इसमें प्रोटीन होता है, लिपिड होता है या कार्बोहाइड्रेट होता है। तो बात करें ये जो प्रोटोप्लाज्म है ये न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, लिपिड या कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं, याद रख सकते हैं, ठीक है। प्रोटोन बढ़ के इसमें बात करें इसमें अकार्बनिक लवणों, हाँ लवणों और पानी पाए जाते हैं। इसमें लवण और पानी पाए जाते हैं, हाँ जाते हैं। और यह कोशिका झिल्ली को कोशिका झिल्ली को हाँ घिरा रहता है। बात करें ये कोशिका झिल्ली को घिरा रहता है, इसको याद रख सकते हैं। एक है द्रव मोचक मॉडल। हाँ बात करें ये क्या है? द्रव मोचक मॉडल मतलब कि इसने यह सिद्ध कर दिया है कि इसमें वसा की अर्ध द्रव प्रकृति या समग्र, हाँ बात करें द्विपरत के भीतर प्रोटीन पार्श्व संचरण को समग्र बनाती है। सिंपल इसमें देखो द्रव मोचक मॉडल का मतलब यह है कि किस तरह से एक द्रव में जो प्रोटीन है, हाँ प्रोटीन किस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर फॉलो होता है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक। उसके बाद देखो कोशिका झिल्ली का एक उन्नत नमूना बात करें 1972 में सिंगर और निकोलसन ने दिया था। बात करें कि कोशिका झिल्ली में किस तरह से उसका फंक्शनिंग होता है, कार्य होता है, इसके बारे में जो बताया था वो था 1972 में सिंगर और निकोलसन ने बनाया था, ठीक है। इसीलिए इसी मेथड को वो तरल मोजक नमूना की तरह कहा गया। इसे बोलेंगे फ्लूइड मोसेस मॉडल। हाँ इसे याद रख सकते हैं। झिल्ली के भीतर गति करने की क्षमता या उसकी तरलता पर निर्भर करती है। उसने बताया कि झिल्ली के भीतर जो गति करने की क्षमता होती है या उसकी तरलता जो है उस पर निर्भर करती है। ये किसने बताया? ये बताया तरल मोजक मॉडल, इसके द्वारा ये बताया गया। अब इसे याद रख सकते हैं। चलिए हम लोग केंद्र के बारे में बात करेंगे। केंद्र, हाँ केंद्र क्या है? तो केंद्रक जो होता है वह दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिका अंग होता है। बात करें जो केंद्रक होता है उसको दो मतलब दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिका अंग होता है, ठीक है। उसके बाद के कोशिका की जो केंद्रक जो होता है वो कोशिका की केंद्रीय इकाई होती है, याद रखें। केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं जो एक आनुवांशिक सामग्री धारण करते हैं और इसमें DNA पाया जाता है, याद रख सकते हैं। केंद्रक की बात करेंगे, केंद्रक जितने भी जो केंद्रक होता है वह की बात करें यूकैरियोटिक, हाँ यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पूर्ण रूप से उपस्थित होते हैं। बात करें देखिए कोशिका को जो हम लोग पढ़ते हैं केंद्रक के अनुसार, एक होता है यूकैरियोटिक, एक का प्रोकैरियोटिक, ठीक। तो यूकैरियोटिक में केंद्रक होता है, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता है, याद रखें। अवस्थाओं और विभाजन के समय केंद्रक के स्थान पर गुणसूत्र दिखाई देते हैं, याद रखें। गुणसूत्र हमको नजर आते हैं, ठीक है। बात करें क्रोमेटिन, हाँ क्रोमेटिन में DNA तथा बात करें DNA में आपको क्रोमेटिन दिखेगा तथा कुछ क्षारीय प्रोटीन भी मिलता है जिसे हम लोग हिस्टोन भी कहा जाता है। बात करें ये देख सकते हैं, ठीक है। मनुष्य की एक कोशिका में लगभग बात करें मनुष्य की एक कोशिका में लगभग 2 मीटर लंबा DNA या 46 गुणसूत्र वाले बिखरा हुआ आपको क्रोमोजोम दिखाई दे सकता है, याद रख सकते हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया बोलिए या इसे सूत्र कणिका बोलिए, दोनों एक ही है। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया क्या एक यूकैरियोटिक कोशिका है। हम लोग बोले कि यूकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक स्वयं होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिका, हाँ, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या है एक यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक। यह तस्तरी नुमा गोलाकार एक आकृति की तरह होता है, ठीक। यह दोहरी झिल्ली युक्त होती है। माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली युक्त होती है। जिस तरह से कोशिका दोहरी झिल्ली युक्त होती है, सॉरी केंद्रक, उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, दोहरी झिल्ली युक्त होती है, ठीक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पूर्णतः यह अनुपस्थित होता है। मैंने क्या बोला, यूकैरियोटिक, हाँ, यूकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है, और जहाँ केंद्रक पाया जाएगा वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, ठीक। तो यूकैरियोटिक में केंद्रक पाया नहीं जाता है, तो इसीलिए वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता है। अब इसे याद रख सकते हैं। आगे बात करें, हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे थे, तो उसी तरह से बात करेंगे जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होती है, मतलब होता ही नहीं है, ठीक है। जीवाणु को किस वर्ग में रखा गया है, जीवाणु को मोनेरा में रखा गया, याद रख सकते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के केवल बाहरी झिल्ली को हटा देने पर जो संरचना दिखाई पड़ती है उसे हम लोग माइक्रोप्लास्ट कहते हैं। मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो टोटल दोहरी झिल्ली से घिरी होती है, उसमें पहला झिल्ली को हटा दिया जाए तो वो आपको क्या दिखेगा, हाँ दिखेगा, तो उसे हम लोग पहला जो दिखेगा उसके बाद उसी को बोलेंगे माइक्रोप्लास्ट, याद रख सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करके, माइटोकॉन्ड्रिया सभी जीवित कोशिका में नहीं पाई जाती है, कहीं कहीं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है, इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे मीजोसोम। मीजोसोम क्या होता है, मीजोसोम केवल प्रोकैरियोटिक में अद्वितीय रूप में पाया जाता है। मीजोसोम कहाँ बोला, ये प्रोकैरियोटिक में सिर्फ पाया जाता है, ठीक है। शैवाल की बात करेंगे, शैवाल एक क्लोरीन क्या बोलेंगे, क्लोरीन युक्त होता है, मतलब कि क्लोरी युक्त होता है। बात करें शैवाल में ये क्लोरी युक्त होता है, बात करें क्लोरी मतलब कि ये खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। सवाल कैसा होता है, यह सरल होता है, ये थैलाइड, हाँ मतलब कि थैलाइड सोपोसी भी होता है। हाँ, ये मुख्यतः जलीय होता है। जलीय मतलब कि यह लवणीय या समुद्री जल में खासकर ये पाया जाता है। हाँ, इसकी आकार की बात करें, माप और आकार में ये बात करें, ये बहुत भिन्नता होती है, तरह तरह का आकार में ये दिखाई देता है। हाँ, इसमें से कुछ सवाल का नाम दिया गया है, जैसे कि दिया है, एक है कालोनियम। हाँ, कालोनियम, कालोनियम बोले जैसे कि वह क्या है, एक वॉल बॉक्स। हाँ, वॉल बॉक्स एक बात करें सवाल का दिखा दे रहा है, ठीक है। ये आकार बता रहा है कि बॉल बॉक्स क्या है, ये एक सवाल है, इसका आकार देखा एक कॉलोनियम की तरह नजर आएगा, ठीक, कॉलोनी टाइप का दिखेगा, ठीक। हाँ, एक एक आगे सवाल यहाँ दिया है, एक दिया है यूलोथ्रिक्स। हाँ, यूलोथ्रिक्स बोलिए, यूलोथ्रिक्स स्पायरोगारा बोलिए, ये कैसा दिखेगा, ये तंतुमय नजर आएगा, तंतुमय, याद रख सकते हैं, ठीक। साइनोबैक्टीरिया की बात करेंगे, इसे हम लोग, हाँ साइनोबैक्टीरिया को हम लोग साइनोबैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं नील हरित शैवाल, बल्कि अब यह सवाल नहीं है, ये क्या है, अब इसे मोनेरा जगत में रखा गया है। हाँ, अब इसे याद रख सकते हैं। आगे है कि देखो, पादप जगत में शैवाल जो है वो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म में आते हैं। बात करें शैवाल जो है उसको तरह तरह से बांटा गया, ठीक है। ये सभी बहुकोशिकीय होते हैं, याद रख सकते हैं, बहुकोशिकीय। और बल्कि यह एक यूकैरियोटिक कोशिका होती है, ठीक। इसमें केंद्रक झिल्ली होती है, ठीक। अब केंद्रक झिल्ली होती है तो उसमें प्लाज्मा झिल्ली प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक दोनों में उपस्थित होती है, यार। प्लाज्मा जो झिल्ली होता है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में उपस्थित होता है, ठीक। अब अमीबा के बारे में बात करते हैं। अमीबा यह एक कोशिकीय जीव होता है और यह एक ऐसी प्रक्रिया के द्वारा भोजन प्राप्त करता है। बात करें इसमें कोशिका जो है बाह्य पदार्थ को कोशिका झिल्ली से प्रग्रहित कर अवशोषित कर लेती है, ठीक है। अमीबा बात करें एक यूकैरियोटिक जीव है तथा इसमें जो भोजन जो होता है वो हेलोजोइक विधि के द्वारा होता है। हाँ, जो ये भोजन करता है ये ठोस और तरल दोनों तरह का भोजन करता है, और ये भोजन जो करता है वो शरीर को अंदर करके भोजन करता है। आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक। तो यह तो करते हैं, नेक्स्ट पार्ट हम लोग आगे कवर करते हैं।